हेलो फ्रेंड्स। इसके आगे वाले लेक्चर में हमने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर बात की थी। अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप पहले एरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखिए, उसके बाद जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़िए। क्योंकि जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो सिमिलर है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, और मैंने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत अच्छे से समझाया है। तो वो आप एक बार समझ लेंगे तो आपको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन समझने में आसानी रहेगी। अब हम बात करते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस दिख रही है, तो 3, 6, 12, 24, 48। तो यहाँ आप आसानी से देख सकते हो कि फर्स्ट मेंबर से सेकंड मेंबर में जाना है, मीन्स 3 to 6 पे जाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरह 6 से 12 में जाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 to 24 में जाना है तो भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी प्रकार आप पहला टर्म देखो तो 3 है, बाद में सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करो, यानी कि 6 डिवाइड बाय 3 करो तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है 2। उसके बाद 12 डिवाइड बाय 6 यानी कि A3 डिवाइड बाय A2 करो तो भी आपको वैल्यू 2 मिल रही है। बाद में A4 डिवाइड बाय A3 यानी 24 डिवाइड बाय 12 करो तो भी आपको वैल्यू 2 ही मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी टर्म लो उसका और उसके आगे वाले टर्म, यानी कि 12 लो और उसके आगे वाला टर्म कौन सा होगा 6। तो 12 डिवाइड बाय 6 करोगे तो आपको जो रेशियो मिलेगा वही रेशियो आप सीक्वेंस के कोई भी मेंबर उठाओ उसके आगे वाले टर्म के साथ रेशियो लो तो भी वो सेम आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि A2 डिवाइड बाई A1 भी 2 है, ये दो टर्म का रेशियो 2 है। बाद में 48 डिवाइड बाई 24 करोगे तो भी आपको 2 मिल रहा है। तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के जितने भी टर्म है उसके उसके आगे वाले टर्म के साथ रेशियो लेते हैं तो वो हमें यूनिक मिलता है। तो ये ऐसी प्रकार की जो सीक्वेंस होगी उसको हम जियोमेट्रिक सीक्वेंस कहेंगे। किसको जियोमेट्रिक सीक्वेंस कहना है कि जो सीक्वेंस में उसका कोई भी टर्म उठाओ उसके आगे वाले टर्म के साथ आप रेशियो लो, वही रेशियो सभी टर्म में यूनिक मिलना चाहिए, तो हम कहेंगे वो सीक्वेंस जियोमेट्रिक सीक्वेंस है या फिर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ऐसा हम कह सकते हैं। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में जीपीबी कहते हैं। अभी तक हमने देखा कि कोई भी सीक्वेंस है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अब ऐसा कब कह सकते हैं, अब उसका जनरल फॉर्म की बात करते हैं कि कोई भी सीक्वेंस A1, A2, A3 अगर वो फाइनाइट है तो AN तक आएगा, और अगर इनफाइनाइट है तो AN के बाद 3 डॉट भी आएंगे। उसको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ऐसा कब कह सकते हैं, तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन तो है सारे टर्म नॉन जीरो होने चाहिए, एंड दूसरी कंडीशन है कि AK प्लस 1 डिवाइड बाई AK इज इक्वल टू R, कांस्टेंट मिलना चाहिए फॉर K ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ से आप देख सकते हो कि AK प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे जो AK डिनोमिनेटर में इसको आप मल्टीप्लाई में ले जाओ तो AK प्लस 1 इज इक्वल टू R टाइम्स AK आपको मिल जाएगा। अब हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। तो पहला टर्म A है, उसमें हम R से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेकंड टर्म मिलेगा, उसमें भी हम R मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें थर्ड टर्म मिलेगा AR², उसमें भी हम R से मल्टीप्लाई करेंगे तो AR³ मिलता जाएगा। तो यहाँ पे A है उसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, और ये जो R है उसको हम कॉमन रेशियो कहेंगे। यहाँ पे कुछ नोटेशन दिए गए हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जिस टाइप के नोटेशन थे यहाँ पर भी सेम वही नोटेशन है। A फॉर फर्स्ट टर्म, R कॉमन रेशियो के लिए है, L लास्ट टर्म डिनोट करता है, N नंबर ऑफ टर्म्स है, और Sn द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब हम जनरल टर्म निकालते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो पहला टर्म क्या था A, और उसको हम AR⁻1 भी लिख सकते हैं क्योंकि R की 1 - 1 इज इक्वल टू 0 आएगी। R की 0 पावर क्या होती है 1, तो A को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसका दूसरा टर्म क्या आएगा, फर्स्ट टर्म को R से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो सेकंड टर्म क्या आएगा AR,
और उसको हम ए आर रेस टू 2 - 1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। थर्ड टर्म कैसे मिलेगा? सेकंड टर्म को आर से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे जो टर्म का नंबर दिखा रहा है और यहाँ पे जो पावर है वो एक पावर कम है, तो हमें जो nth नंबर का टर्म मिलेगा उसमें भी क्या होगी, आर की एक पावर कम होगी। तो हमारा ये जो n नंबर का टर्म होगा वो कैसे मिलेगा, ए आर रेस टू n-1। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो n टर्म है वो जनरल टर्म है और जनरल टर्म की वैल्यू क्या होगी, ए आर रेस टू n-1। अब अगर ए आर स्क्वेयर, ए आर क्यूब ये फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट सीक्वेंस है, इसको हमने देखा था कि ये दोनों के बीच का रेशियो कांस्टेंट है आर, इसलिए हम इसको जियोमेट्रिक सीक्वेंस भी कहेंगे। और ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस के करस्पोंडेंस हमने ये सीरीज बनाई है तो उसको हम जियोमेट्रिक सीरीज कहेंगे। अगर सीक्वेंस फाइनाइट है तो जियोमेट्रिक सीक्वेंस के करस्पोंडेंस जो जियोमेट्रिक सीरीज मिलेगी वो भी फाइनाइट होगी। अगर जियोमेट्रिक सीक्वेंस इनफाइनाइट है तो उसके करस्पोंडेंस जो हमें जियोमेट्रिक सीरीज मिलेगी वो भी इनफाइनाइट होगी। अब हम बात करते हैं सम टू m टर्म्स ऑफ अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका मीनिंग ये है कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने जो सीक्वेंस के करस्पोंडेंस जो सीरीज बनाई उसके n टर्म का सम करना है, तो वो हम किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा a, उसके बाद उसका कॉमन रेशियो r है, तो Sn उसका फर्स्ट n टर्म का सम है। Sn हमने किसको डिनोट किया था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, फर्स्ट n टर्म का सम ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे Sn क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ GP मीन्स जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हमें Sn इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस अप टू ए आर रेस टू n-n। ये हमारा उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 किया। अगर r की वैल्यू 1 होती है तो आप सभी जगह पे r की वैल्यू 1 लिख दो, तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो यहाँ पे r का पावर 1 है और लास्ट टर्म में r का पावर n-1 है, तो यहाँ से यहाँ तक के टोटल कितने टर्म आए, यहाँ से n-1 टर्म और ये फर्स्ट वाला, तो टोटल कितने टाइम हुए, n टाइम्स। तो उसका सम कितना होगा, na, वो आप आसानी से देख पाओगे। अगर r की वैल्यू 1 नहीं है तो हम सम किस प्रकार से निकालेंगे वो हम देखते हैं। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको r से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो हमें क्या मिलेगा, r टाइम Sn इज इक्वल टू, यहाँ पे a इंटू आर आएगा तो ए आर प्लस यहाँ पे r मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर स्क्वेयर, वैसे ही लास्ट टर्म में r मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे एक पावर कम है n की, r की n-1 पावर है, तो r की n-1 प्लस 1 इज इक्वल टू ए रेस टू r की n पावर आएगी। अब सिंपल से आपको क्या करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से सेकंड इक्वेशन सब्सट्रैक्ट करना है, तो आपको क्या मिलेगा, Sn माइनस r टाइम्स Sn। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, यहाँ पे Sn है और यहाँ पे r Sn है, तो क्या मिलेगा, Sn माइनस r Sn, और उसमें से Sn कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 माइनस r टाइम Sn। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे आप देखो तो ये फर्स्ट टर्म एज इट इज आएगा, इसके बाद ये जो ए आर है वो भी यहाँ पे ए आर है, इसके बाद यहाँ पे ए आर स्क्वेयर है तो यहाँ पर भी ए आर स्क्वेयर है, वैसे ही यहाँ पे ए आर रेस टू n-1 है तो यहाँ पर भी ए आर रेस टू n-1 टर्म है। तो ये वाला टर्म यहाँ से लेके ये सारे टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, इसके साथ यहाँ पे जो सारे टर्म है इतने कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें बचा कौन सा टर्म, एक ये वाला a और ये दूसरा a r रेस टू n वाला, बाकी सब टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आएगा, a माइनस a इंटू r रेस टू n बचेगा। अब ये दोनों में से a कॉमन ले ले तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस r रेस टू n।
तो सिंपल से इसमें एस एन हमें फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, 1 माइनस आर को यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में ले जाओगे। तो एस एन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर आएगा। अब अगर यहाँ से दोनों में से माइनस कॉमन ले ले, ऊपर में से माइनस कॉमन ले तो क्या आएगा, आर रेस टू एन माइनस 1 आएगा। ये दोनों टर्म चेंज हो जाएंगे, उलट सुलट हो जाएंगे। और नीचे भी क्या आएगा, आर माइनस 1। तो ऊपर नीचे दोनों में से आप माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आप ये फॉर्म में भी लिख सकते हो कि a इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। इसके आगे वाले लेक्चर में हमने एरिथमेटिक मीन निकाला था। तो उसमें हमने क्या किया था, तो पहले तो दो नंबर लिए थे, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। उसके बीच में एक नंबर कैपिटल ए इंसर्ट किया था कि जिससे स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड बी तीनों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आए। उसके बाद हमने जो कैपिटल ए है उसको हमने एरिथमेटिक मीन कहा था, और उसका फॉर्मूला भी बाद में ढूंढा था। उसका फॉर्मूला था a इज इक्वल टू स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी डिवाइड बाई 2। उसी तरीके से हम जियोमेट्रिक मीन भी निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इंसर्ट अ नंबर g बिटवीन a एंड b सो दैट ये जो a, g और b तीनों ये जो नंबर है वो हमें जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में मिले। उसमें हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ढूंढ रहे थे, यहाँ पे हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में ढूंढेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर g है उसको हम क्या कहेंगे, जियोमेट्रिक मीन ऑफ नंबर a एंड नंबर b। ये जो a एंड b का जो जियोमेट्रिक मीन आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, g। अब हम देखते हैं कि g की वैल्यू एक्चुअली कितनी होती है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ऐसा कब कह सकते हैं कि g और उसके आगे वाला टर्म क्या है, a। तो g और a का रेशियो ले, वही रेशियो हमें b एंड g का रेशियो ले तब हमें मिलना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, a एंड g का रेशियो लेना है। g डिवाइड बाई a लिया हमने, उसका सेम रेशियो जो भी आएगा उतना ही रेशियो हमें b बाई g करेंगे तभी भी हमें मिलना चाहिए। तो हम g बाई a इज इक्वल टू b बाई g करेंगे। ये कहा से आया कि हमने कहा है a, g एंड b जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अब हम क्या करना है, सिंपल से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जी स्क्वायर बन जाएगा और राइट हैंड साइड पे ए बी आ जाएगा। और दोनों साइड पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले ले तो हमें जी की वैल्यू क्या मिलेगी, जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो हमने किया क्या, एक नंबर कैपिटल जी को स्मॉल ए एंड स्मॉल बी के बीच में इंसर्ट किया कि जिससे स्मॉल ए, कैपिटल जी एंड स्मॉल बी तीनों जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में आए। और उसके बाद हमने जी को जियोमेट्रिक मीन कहा ऑफ नंबर ए एंड बी। उसके बाद हमने जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो फॉर्मूला थी, जो कंडीशन है वो लगाए। उसके ऊपर से हमें मिला जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब हम देखते हैं उसका एग्जाम्पल। तो ये 3 और 12 है, उसका जियोमेट्रिक मीन क्या आएगा, 3 इंटू 12 और उसका हमें स्क्वायर रूट लेना है। तो 36 आएगा 3 इंटू 12। तो 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो हमें आंसर क्या मिला, 3 और 12 का जियोमेट्रिक मीन होगा 6। तो यहाँ पे जो 3, 6 और 12 है ये तीनों टर्म जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ऐसा हम कहते हैं। अब उसके लिए हमने एरिथमेटिक मीन में भी सोचा था कि ये दो नंबर के बीच में हमने एक नंबर इंसर्ट किया। उसके बाद हमने जनरली एन नंबर इंसर्ट किए थे और वो बाद में वो एन नंबर की वैल्यू एक्चुअली कितनी होगी वो हमने देखा था। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे G1, G2 अप टू Gn नंबर इंसर्ट करते हैं। और याद रखना यहाँ पे ये सारे पॉजिटिव नंबर लिखना है, क्योंकि और ये जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है यहाँ पे जो ए और बी होता है वो दोनों कौन से होते हैं, पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट की बात की है और हमें पता है कि पॉजिटिव नंबर का ही स्क्वायर रूट निकल सकता है इन रियल नंबर्स।
अगर नेगेटिव नंबर होगा तो वो कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। तो यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली उसके बीच के जो नंबर हमें इंसर्ट करने हैं वो सारे नंबर्स कैसे आएंगे, पॉजिटिव ही आएंगे। तो ऐसे नंबर इंसर्ट करना है कि जिससे हमें ए, G1, G2, G3 अप टू Gn, बी वो सारे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाए। तो बी जो है वो कौन से नंबर का टर्म होगा, n+2 नंबर का, क्योंकि ए फर्स्ट नंबर का टर्म है, G1 सेकंड नंबर का टर्म है, G2 थर्ड नंबर का, G3 फोर्थ नंबर का, वैसे ही Gn n+1 नंबर का टर्म है, तो उसके बाद वाला जो टर्म है वो कौन सा होगा, n+2 टर्म। अभी हमने इसके आगे देखा था कि कोई भी जनरल टर्म निकालना है तो वो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या था, कोई भी हमें n टर्म निकालनी है तो उसका आंसर आएगा a इंटू r⁻n−1। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आएगी, a इंटू r⁻, जो भी नंबर का टर्म निकालना है उससे एक कम। तो यहाँ पे हमें n+2 नंबर का टर्म निकालना है, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, n+1। तो b की वैल्यू क्या मिली, a इंटू r⁻n+1। यहाँ से हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या आएगा, b/a⁻1/n+1 पावर। तो अब हमें r की वैल्यू मिल गई, हमें एक्चुअली फाइंड करना था G1, G2, G3 अप टू Gn। तो अब क्या करेंगे, G1 इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म इंटू r, G2 की वैल्यू क्या थी, उस r इंटू उसके प्रीवियस वाला टर्म, तो यहाँ पे प्रीवियस वाला टर्म है G1, G3 इंटू G3 इज इक्वल टू क्या आएगा, r इंटू G2। तो G3 की वैल्यू हमें क्या मिली, r इंटू AR²। तो एक्चुअली वैल्यू क्या मिली, AR³। वैसे Gn निकालना हो तो क्या आएगा, AR⁻n। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जब जियोमेट्रिक सीक्वेंस में जनरल टर्म या फिर nth नंबर का टर्म निकालते हैं तो हमें nth नंबर का टर्म कौन सा मिलता है, a इंटू r⁻n−1। लेकिन यहाँ पे जो Gn की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, a इंटू r⁻n। तो वो दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन किस प्रकार से है कि फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा है, a है, तो Gn हमारा जो है ना वो एक्चुअली n+1 नंबर का टर्म है, nth नंबर का नहीं है, क्योंकि फर्स्ट नंबर का a है, सेकंड नंबर का G1 है, थर्ड नंबर का G2 है। तो 3 के सामने वहां पे G का जो सफिक्स है वो 2 आ रहा है। वैसे ही n+1 नंबर का टर्म है वो हमारा Gn है। तो हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा होगा, n+1 नंबर का टर्म है वो Gn है। तो n+1 का टर्म निकालना हो तो किस प्रकार से निकालते थे, a इंटू r⁻n। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना कि ये Gn है और उसका फॉर्मूला a इंटू r⁻n है, जबकि n टर्म का फॉर्मूला तो a इंटू r⁻n−1 है। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन एरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन। हमने एरिथमेटिक मीन का लिए हमने ए नोटेशन यूज किया था, तो हम वही नोटेशन यहाँ पे यूज करेंगे। तो ए क्या है, एरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, और यहाँ पे हम जियोमेट्रिक मीन की भी बात करेंगे। जब भी जियोमेट्रिक मीन की बात आती है तो वो जो नंबर्स होते हैं ए एंड बी वो दोनों पॉजिटिव लेने जरूरी है, क्योंकि हमें जियोमेट्रिक मीन में स्क्वायर रूट आता है, और अगर ए या फिर बी दोनों में से कोई वैल्यू नेगेटिव हुई तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो वहां से हमें जो आंसर आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो हम यहाँ पे ओनली रियल नंबर की ही बात कर रहे हैं। तो a इज एरिथमेटिक मीन ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर a एंड b। वैसे g के लिए क्या फॉर्मूला था, g इज एरिथमेटिक मीन ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर ऑफ a एंड b। एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है a+b/2 एंड जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है g इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ab। अब हमें चेक करना है ये a एंड g दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, एरिथमेटिक मीन बड़ा होगा या फिर जियोमेट्रिक मीन बड़ा होगा या फिर दोनों इक्वल होंगे, वो अब हम चेक करते हैं।
तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि 5 एंड 3 दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस 3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2। 2 पॉजिटिव नंबर है, तो हम कैसे लिख सकते हैं कि 5 माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आएगा। तो क्या मिलेगा, 5 माइनस 3 ग्रेटर देन 0। उसके इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं, 5 ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे आप आसानी से कह सकते हो कि 5 3 से बड़ा है। तो जब भी कोई दो नंबर को आपको बड़ा या छोटा या फिर वो दोनों के बीच में रिलेशन देखना है प्लस माइनस में कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो अब आपको क्या करना होगा, दो नंबर का डिफरेंस लेना है। वो देखना है कि वो जो नंबर आ रहा है, दो नंबर का डिफरेंस, वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। उसके ऊपर से आप तो कर पाओगे कि ये दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो अब हम देखते हैं a माइनस जी। तो हमें a की वैल्यू क्या थी, a प्लस बी बाई 2। यहाँ से 2 राइट हैंड साइड एलसीएम लिया तो क्या आया, a प्लस बी माइनस ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो या फिर एलसीएम लिया, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ से ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई किए तो ऊपर क्या आया, a प्लस बी माइनस 2 टाइम्स ए बी, और ये जो पूरा जो डिवाइड में 2 आ जाएगा। अब ये ऊपर आप देखो ना तो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर है और उसके डिवाइड बाई 2। और आपको पता है कि कोई भी नंबर का स्क्वायर करते हो तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, लेकिन कोई भी नंबर लो उसका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा इन रियल नंबर। तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया। तो हमें क्या मिला, a माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उसके ऊपर से हम क्या कह सकते हैं कि a ग्रेटर देन इक्वल टू जी होगा। तो यहाँ से हमने रिलेशन निकाला कि a एंड g के बीच में क्या रिलेशन है। तो एरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा होगा एज कंपेयर टू जियोमेट्रिक मीन। तो ये आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स में थियरी पोर्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर उसका एरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन फाइंड करो और उसके बीच में रिलेशन देखो कि कौन सा बड़ा है, वो भी पूछ सकते हैं। और ये एमसीक्यू पार्ट में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी तरह मेरे साथ मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि अपने दोस्तों भी हमारी तरह मैथ्स पढ़ सके, इन मैथ्स को एंजॉय करते करते। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा था। किसको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे, अगर a के प्लस 1 डिवाइड बाई a के करो तो आपको r कांस्टेंट मिलता है फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी k की वैल्यू 1 लिखो तो भी हमें r ही मिलना चाहिए और k की वैल्यू 2 लिखो तो भी हमें r ही मिलना चाहिए। उसका ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है कि आप सीक्वेंस में से कोई भी टर्म उठाओ और उसके आगे वाला टर्म लो, तो वो दोनों का रेशियो अगर आपको कांस्टेंट r मिलता है तो हम कहेंगे कि वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। हमारा जो फर्स्ट टर्म है उसको छोड़कर, क्योंकि फर्स्ट टर्म के आगे वाला टर्म होगा ही नहीं, तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के जितने भी टर्म है उसके लिए हमें रेशियो r कांस्टेंट मिलना चाहिए। उसके बाद हमने देखा था कि nth नंबर का जो टर्म होता है वो क्या होता है, an, और उसका फॉर्मूला है a r रेस टू n माइनस 1। यहाँ पे याद रखना n माइनस 1 आता है पावर में, n नहीं। और उसके बाद हमने देखा था फाइनाइट और इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सीक्वेंस है उसके ऊपर से हम सीरीज जनरेट कर रहे हैं, वो हमने देखा था। अगर हमारी जो सीक्वेंस है वो खुद फाइनाइट है तो हमें जो सीरीज मिलेगी वो कैसे मिलेगी, फाइनाइट ही मिलेगी, क्योंकि हमने सीक्वेंस के टर्म को यूज करके ही सीरीज बनाई है। उसके बाद हमने देखा कि इनफाइनाइट सीक्वेंस है तो उसके करस्पोंडेंस जो हमें सीरीज मिलेगी वो भी कैसी होगी, इनफाइनाइट ही होगी। अब बात करते हैं जियोमेट्रिक सीरीज की, कि अगर हमें जो सीक्वेंस है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में या फिर जियोमेट्रिक सीक्वेंस है तो हमें जो सीरीज मिलेगी उसको हम जियोमेट्रिक सीरीज कहेंगे। तो अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि फाइनाइट और इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज किसको कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस
अप टू ए आर रेस टू एन माइनस 1 है। ये जो लास्ट वाला टर्म है वो nth नंबर का टर्म है, तो उसको हम फर्स्ट n टर्म का सम कहते हैं। तो अगर फर्स्ट n टर्म का सम करेंगे उसको Sn से डिनोट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या आ रहा था, Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। यहाँ से ऊपर नीचे दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा a इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। उसके बाद हमने देखा था कि जियोमेट्रिक मीन, अगर दो पॉजिटिव नंबर a एंड b के बीच में हम g लिखते हैं कि जिससे हमारा a, g, b जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बने, तो उसको हम कहते हैं कि g जो हमारा है वो जियोमेट्रिक मीन है, और उसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ AP। उसके बाद हमने देखा था कि दो पॉजिटिव नंबर a एंड b के बीच में टोटल हमें n नंबर इंसर्ट करने हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या था, Gn इज इक्वल टू a r रेस टू n। और यहाँ पे आप r कहाँ से निकालोगे, यहाँ पे जो r आ रहा है उसकी वैल्यू है r इज इक्वल टू b बाई ए रेस टू 1 अपॉन n प्लस 1। उसके बाद हमने जियोमेट्रिक मीन एंड एरिथमेटिक मीन के बीच में रिलेशन देखा था। वो क्या था कि एरिथमेटिक मीन है वो बड़ा या इक्वल हो सकता है जियोमेट्रिक मीन से, तो ऑलवेज एरिथमेटिक मीन है वो बड़ा ही होगा जियोमेट्रिक मीन से।